आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम टीजीटी पीजीटी में आए हुए पाषाण काल से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में हम देख भी रहे हैं, तो जो भी कल्चर से जुड़े हुए प्रश्न हैं और प्रश्न पत्र है आपका, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, जरा इनको देखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल में जो खेती का प्रारंभ होता है, कृषि का प्रारंभ होता है, वो नवपाषाण काल में होता है। किस काल में? नवपाषाण काल में। अब तिथियां कुछ बदल रही हैं, लेकिन अभी भी स्पष्ट तरीके से देखिए कि नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता कृषि है। और कृषि 2015 के पहले हम देख रहे थे कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से था, लेकिन 2015 के बाद जब उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ तो एक नया स्थल प्रकाश में आया जिसका नाम है लहुरा देव। जिसका नाम है लहुरा देव। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। और यहाँ से खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं, यही नहीं, यहाँ से चावल का भी प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि लगभग 8000 BC है। तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका साफ साफ विकल्प है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव स्थल है, जहाँ से खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है और चावल का भी प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है। और आप देख रहे हैं इसकी संभावित तिथि 8000 है। हालांकि विकल्प में लहुरा देव ना होने पर एक दूसरा विकल्प 2015 के पहले कुलडीहवा, जो कि प्रयागराज में स्थित है, और यहां से चावल का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है। लेकिन इसकी संभावित तिथि जो है वो 6000 BC है। क्या है? 6000 BC है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 8000 है और यहाँ पर 6000 है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मेहरगढ़ के बारे में, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और यहाँ से हमें गेहूं का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है और जिसकी संभावित तिथि लगभग 7000 BC है। तो इस तरीके से देखिए कि अगर खेती हो या चावल हो, उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर है? लहुरा देव। अगर हम बात करें कि लहुरा देव विकल्प में नहीं है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पूछता है तो कोलडीवा, और अगर खेती का प्राचीनतम प्रमाण पूछता है भारतीय उपमहाद्वीप में, अगर भारत में पूछे तो फिर आपका उत्तर बदल जाएगा। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अगर विकल्प में लहुरा देव नहीं है तो उत्तर आपका मेहरगढ़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया जो पहला अनाज था वो जौ था। क्या था? जौ। लेकिन ये जंगली जौ थे, लेकिन मानव द्वारा उपजाया गया, आप देख रहे हैं, या खेती करने का प्राचीनतम प्रमाण जो अनाज प्राप्त होते हैं वो प्राप्त हो रहे हैं लहुरा देव से। तो पहला प्रश्न है। इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आपको मिलेंगे और आप देखेंगे कमोबेश यही जो स्ट्रक्चर है, यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं, कश्मीर की बात है। कश्मीर की बात है कि बुरजहोम में, बिहार के चिरान से, गुजरात से, केलूथल से, और यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश। तो यहां पे भी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप धान की खेती का पुरातात्विक साक्ष्य कहां से प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश का लहुरा देव। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश का लहुरा देव होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोल्ढीवा की बात की गई है, लेकिन कोल्ढीवा हमने बताया था कि 2015 के पहले का प्रश्न था, लेकिन अब जो प्रश्न पूछा जाएगा कमोबेश इसकी रूपरेखा ऐसी होगी। अगला प्रश्न है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है बुरजहोम से, चिरान से, लहुरा देव से और सेनुमार। लहुरा देव अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया कि लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जहां से खेती और चावल का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। जब हमें इस बात की समझ हो जाती है तो जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान हमें समझ में आने लगते हैं कि यह प्रश्न हमारे लिए भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किस नवपाषाणिक स्तर से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है, चिरान, बुरजहोम, लहुरा देव, महागाड़ा। तो यह भी प्रश्न आप देख रहे हैं, आपका है उत्तर लहुरा देव। फिर प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से उल्लेख किस स्थानों से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं मादहा, कोल्ढीवा, भीमबेटका, सरायनहर, राय। तो यहाँ देख रहे हैं एक प्रश्न है कोल्ढीवा। तो कोल्ढीवा के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये 2015 के पहले के विकल्प हो सकते हैं, और ये भी जान लीजिए कि अगर लहुरा देव विकल्प में नहीं है तो यह उत्तर सही है। लहुरा देव है नहीं तो इसका उत्तर क्या है, कोल्ढीवा। लेकिन यहीं पर अगर भीमबेटका की जगह पर लहुरा देव होता तो आपका उत्तर क्या होता, लहुरा देव सही होता, क्योंकि आप जान चुके हैं कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हो रहा है, लहुरा देव से। आगे क्वेश्चन नंबर 51 है, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, सोगोरा, लहुरा देव, देगारा, झूसी, कोल्ढीवा। तो यहाँ से भी देख रहे हैं लहुरा देव विकल्प में स्पष्ट है, अभी चर्चा भी कर रहे थे, तो लहुरा देव इसका उत्तर सही है। कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं। तो कायथा आप जानते हैं कि जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, और इस पर हम चर्चा करेंगे कायथा के बारे में, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। एक ऐसा काल जिसके बारे में जानकारी हमें तांबे तथा पत्थरों से प्राप्त होती है, जिसे हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के नाम से जानते हैं। यह हड़प्पा के पहले, समकालीन और बाद में भी थी। और कायथा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण इसकी संस्कृतियों के केंद्र हैं, और आगे जैसे ही हड़प्पा हम पाषाण काल खत्म करेंगे और हड़प्पा खत्म करेंगे, हड़प्पा के बाद हम ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर बात करेंगे। और यही नहीं, हम राजस्थान के आहार संस्कृतियों से चर्चा करते हुए हम महाराष्ट्र के जोरवे, बिहार में चिरान देखा जाए, मध्य प्रदेश में आपका कायथा, और इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों पर लगातार आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी। तो ये भी देखिए आपके सामने प्रश्न है बहुत, सांकलिया महोदय का। तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृतियों की खोज के बारे में तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ऐसे होंगे, जैसे नौदा टोली संकलिया के बारे में बात होगी, वाकड़कर महोदय के बारे में चर्चा होगी, और विशेष तौर पर जोरवे में प्रकाश से हुआ, इनाम गांव हुआ, दैमाबाद हुआ। और दैमाबाद एक प्रकार की ऐसी ताम्रपाषाणिक संस्कृति होगी जिसमें हमें हड़प्पा और ताम्रपाषाणिक दोनों संस्कृतियों का हमें केंद्र देखने को मिलेगा। तो दैमाबाद में कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ दोनों संस्कृतियों का बोध होगा। तो आगे देखें, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानवों के जीवाश्म की खोज की गई थी। हथनोरा में तो अरुण कुमार सोलकिया हैं,
तो सोलकिया द्वारा मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर एक स्थल स्थित है जिसका नाम है हथनोरा, और यहाँ से प्राचीनतम मानव के जीवाश्म प्राप्त हैं। अब विद्वानों का मानना है कि ये होमोसेपियंस का है, जबकि कुछ समय पहले इसे होमो इरेक्टस से जोड़ा जाता था। तो आप देख रहे हैं अरुण सोलकिया द्वारा, और इसीलिए अरुण सोलकिया को नर्मदा मैन के नाम से भी जाना, नर्मदा मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरुण सोलकिया को। अब प्राचीनतम मानव का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हो रहा है? हथनौरा से। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो यहाँ भी देखा जाए आपका उत्तर हथनौरा ही होगा। हथनौरा से प्राचीनतम जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अभी हमने बताया कि यह स्थल मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और अरुण सोलकिया ने इसकी खोज की थी, जिन्हें नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है नगरीय समाजों का इतिहास। तो आप जैसा जानते हैं कि साक्षर समाजों का इतिहास मतलब जिन्हें लिखना और पढ़ना दोनों आ रहा हो। सभ्य समाजों का इतिहास यहाँ पर आदिम युग था और सभ्य समाज नहीं था। नगरीय समाज देख रहे हैं पहली बार हड़प्पा में शुरुआत होता है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प के अनुसार जो उत्तर है हमारा है निरक्षर समाजों का इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए अध्ययन का विषय है जो निरक्षर समाजों का इतिहास। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ प्राचीनतम जो लिपि के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा से हैं, हालांकि वो पढ़े नहीं गए हैं, और जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने में उनका कोई योगदान नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि हड़प्पाइयों की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो भाव चित्रात्मक है, लेकिन उन्हें लिपियों का ज्ञान था। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं जो समाज है वो निरक्षर है, और यह किस समय का था? प्रागैतिहासिक काल सा। तो इसके अनुसार इसका उत्तर यही होगा। और भी जानिए कि एक काल हमारा प्रागैतिहासिक काल है, और दूसरा हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा अगर देखा जाए ऐतिहासिक। तो एक ऐसा काल है जिसके बारे में हमें समस्त जानकारियां लगभग पत्थर से प्राप्त होती हैं, और इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। लेकिन इस काल में देख रहे हैं कि इस काल के बारे में जानकारी हमें पुरातत्व से प्राप्त होती है, लेकिन इस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन इनका लेखन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इस काल के बारे में हम जानने के लिए सिर्फ एक ही स्रोत पर निर्भर होते हैं, और इस काल के अंतर्गत दो काल को रखा गया है। पहले तो रखा गया है हड़प्पा को, और दूसरा रखा गया है वैदिक काल को। जिस भी काल में अगर इनके बारे में जानने के लिए अगर हमारे पास दो स्रोत हो जाएंगे तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल हो जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक काल में हम देख रहे हैं किसी भी एक घटना की पुष्टि कम से कम दो स्रोत से हो रही है, और यहाँ हम ध्यान दें हमारे पास पुरातत्व भी है, इसके अलावा देख रहे हैं साहित्य भी है, और विदेशी विवरण भी है। तो ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हमारे यहाँ 600 BC से प्रारंभ हो रहा है।
तो यहाँ पर हम पुरातत्व, साहित्य और विदेशी विवरण के आधार पर अध्ययन करते हैं, जबकि आदि ऐतिहासिक काल में हम एक ही स्रोत पर निर्भर रहते हैं। जैसे हड़प्पाइयों में भले से लेखन कला का ज्ञान है, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, अतः पुरातत्व पर बात करते हैं। और वेदों को प्रमाणित करने के लिए उसके समकालीन कोई साहित्य नहीं है, तो हम देख रहे हैं साहित्यिक माध्यम से भी हम वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और इसीलिए विद्वानों ने इस काल को अलग नाम दिया है आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में आप देख रहे हैं। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किया गया स्थान के नाम पर ही नामित की गई है। तो देख रहे हैं जो महाराष्ट्र, जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र में है। ताम्रपाषाणी संस्कृतियों पर एक अलग लेक्चर रहेगा, और जिसमें हम जो बार बार जोर देंगे कि कुछ विशेष, पहली बात ये एक ऐसी संस्कृत है, उस संस्कृत के बारे में फिर इनकी विशेषता क्या है, और साथ में इस संस्कृतियों से जुड़े हुए भारत में जो स्थल पाए गए हैं वो किन किन राज्यों में हैं, और जो स्थल पाए गए हैं उनकी अपनी क्या विशेषता है, कौन अपनी कृषि के लिए जानी जा रही है, कौन मृदभांडों के लिए, जैसे मालवा के बारे में आएगी, मृदभांडों के लिए जानी जा रही है। नौदा टोली देख रहे हैं, कृषि के लिए विशेष तौर पर देखा जा रहा है। इनाम गाँव वगैरह अपनी सुंदर बस्तियों के लिए जाने जा रहे हैं। तो हम कुछ ऐसे हैं ताम्र पाषाणी उपकरणों के लिए जाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की अपनी क्या विशेषता है, कहाँ पर स्थित है, किन राज्यों में हैं, और उनकी खोज किसने की थी, और वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं वो क्या हैं। तो एक अलग सा चैप्टर रहेगा, क्योंकि अभी हम पाषाण काल पर बात कर रहे हैं, तो इसमें से 2-3 प्रश्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, तो उन पर चर्चा अभी न करके हम विस्तार से बात करेंगे, ताकि उससे जुड़े हुए कुछ 4-5 प्रश्न और हम कंठस्थ कर सकें, देख सकें, याद कर सकें। तो इस तरीके से हमने अभी तक भर में भारत की जोरवे संस्कृति के बारे में बात की। तो जो पाषाण काल के बारे में आज जो चर्चा हो रही थी वो बेसिकली 2 संदर्भ में बात हुई, एक तो खेती के संदर्भ में, और खेती के हर पहलुओं को हम लोगों ने देखा। और अब हमें पता हो जाना चाहिए कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूँ का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला अनाज कौन सा है, तो थोड़ा सा। और साथ में हथनौरा के बारे में भी बात हुई कि देखिए कैसे, किसे नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है, हथनौरा किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, और वहाँ पर क्या प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त है। और विद्वानों में थोड़ा सा हमने कहा मतभेद था होमो इरेक्टस से लेकर के होमो सेपियंस से लेकर के, लेकिन अब अधिकांश विद्वान इसे होमो सेपियंस मान रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि कल इस लेक्चर के बारे में कुछ भीमबेटका से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उनकी चर्चा करते हुए इसको समाप्त करेंगे, और फिर हम हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता देखेंगे हम एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है, और उस नगरीय सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका विस्तार कहाँ पर है, और वो कौन महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से कुछ विशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पाइयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कलात्मक पहलुओं पर अध्ययन करेंगे, और साथ में यह भी देखेंगे कि आखिरकार वो कौन सी गलतियां हुई जिससे ये कहा जाए कि समकालीन सभ्यताओं में श्रेष्ठ जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया। तो जल्दी ही हम इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।